नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष कंगवार। बिहार में 6 महीने बाद चुनाव है, लिहाजा सभी दलों की बैठकों का दौर जारी है। आज पटना में सीएम आवास पर जेडीयू और बीजेपी की बैठक हुई, जिसमें विभागीय कामकाज के साथ बिहार चुनाव की रणनीति पर मंथन किया गया। बोधगया में जेडीयू प्रवक्ताओं की मीटिंग हुई और एनडीए के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का टास्क दिया गया। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुंग और दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ प्रवासी बिहारियों को मतदान के लिए प्रदेश लाने और मतदान में अहम भूमिका निभाने का प्लान तैयार किया गया। इसके लिए देश भर के 150 जिलों के प्रभारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उधर महागठबंधन में भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। रविवार को हुई तीसरी बैठक में सभी दलों ने एकजुट रहने और मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए संकल्प लिया। यानी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के 2 मुख्य गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों को मजबूती देने में जुटे। एनडीए से प्रधानमंत्री मोदी इस साल बिहार में 2 रैलियां कर चुके हैं, तो वहीं महागठबंधन से राहुल गांधी 3 बार बिहार आ चुके हैं। एनडीए से अगर अमित शाह 30 मार्च को बिहार का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं महागठबंधन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 20 अप्रैल को बक्सर में रैली कर चुके हैं। इधर अगर एनडीए एक साथ चुनावी कार्यक्रम कर रही है, तो उधर महागठबंधन भी कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित कर चुकी है, जिसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया है। वो अलग बात है कि महागठबंधन की ओर से सीएम चेहरा अब तक फाइनल नहीं हुआ, जबकि एनडीए बिहार के अपने सबसे भरोसेमंद चेहरे नीतीश कुमार के ही फेस पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है। अब सवाल है कि बिहार चुनाव में किसकी तैयारी सब ऊपर भारी। एक रिपोर्ट दिखाते उससे पहले सवालों पर आते हैं, चर्चा की शुरुआत से पहले सवालों पर आते हैं। और आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, बिहार चुनाव में किसकी तैयारी सब पर भारी। एनडीए की लगातार बैठकों का कितना असर पड़ेगा, किसकी रणनीति होगी ज्यादा कारगर, 3 करोड़ प्रवासी बिहारी किसके साथ हैं, बिहार में एम फैक्टर कितना अहम होगा, एम मतलब मुस्लिम फैक्टर कितना अहम होगा। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता मनीष कुमार और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर उत्पल वल्लभ और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर उत्पल वल्लभ जी आपसे। एनडीए ने आज ताबड़तोड़ बैठकें की, पटना से लेकर बोधगया तक। खास बात यह है कि एनडीए मतदान के समय 3 करोड़ प्रवासी बिहारियों को प्रदेश लाने की रणनीति पर काम कर रहा है। यह मतदाता जिधर वोट करेंगे, जाहिर तौर पर परिणाम उधर आ सकते हैं, उधर पलड़ा झुक सकता है। आपकी क्या तैयारी चल रही है? देखिए, सत्ताधारी दल का आप तैयारी के बारे में जो चर्चा किए हैं, ये पटना और गया के रिजॉर्ट में बैठ करके ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, जबकि महागठबंधन के सभी दलों के जो घटक हैं वो विधानसभा स्तर पे उतर चुके हैं। और आज भी सभी विधानसभा में एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी सामाजिक न्याय चर्चा कार्यक्रम कर रही है और ये कार्यक्रम 1 पखवाड़े तक चलेगी। और क्षेत्र में जो लोग गए हैं वो सभी गठबंधन के जो दल हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेशन स्थापित कर रहे हैं। उसके बाद वो रणनीति भी बन रही है क्षेत्रीय स्तर पे भी, उसका फीडबैक भी ऊपर पटना और दिल्ली तक आ रहा है और अब बाकी आएगा भी, और उस पर हम लोग फिर रणनीति बना रहे हैं और बड़ी मजबूती से हम लोग चुनाव में उतर रहे हैं। चेहरा फाइनल हुआ है? किस चेहरे की बात कर रहे हैं आप? महागठबंधन का सीएम चेहरा। वो सब तय हो गया है, शीर्ष नेतृत्व बैठ करके सब कुछ तय कर लिए हैं और समय के साथ में आप लोगों को उपयुक्त प्लेटफॉर्म पे बता दिया जाएगा। अभी तक तेजस्वी यादव का चेहरा नहीं है। रही बात, नहीं, अरे तेजस्वी जी को तो चेहरा नीतीश जी बना चुके हैं। नीतीश जी खुद बोले कि अब तो आगे यही संभालेंगे। कौन नहीं मान रहा है? हमारे यहाँ जो चेहरा है ना, तो हमारे यहाँ जो चेहरा है उस चेहरे को तो एनडीए के लोग भी चेहरा पर बता चुके हैं।
उत्पल जी, आप भाजपा का चेहरा पे बात कीजिए ना। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके पास एक चेहरा नहीं है। उनके और पास चेहरा जिनको ये बनाना भी चाहते हैं वो कहां से गए हैं? चूंकि मैंने आपसे की है और आपकी तैयारियां मैं जान रहा था, उसी तैयारी का हिस्सा होता है चेहरा, इसीलिए मैंने चेहरे पर सवाल पूछा। और आपने जो दलील दी बिहार की जनता कि तेजस्वी के बिहार चेहरे की को जनता जिसको नीतीश भी पसंद कर रही है वो सके, चेहरा है। वो वक्त गुजर चुका जब वो आपके साथ हुआ करते थे। अब वो आपसे अलग गठबंधन में है। अब आपको अपने गठबंधन का सीएम उम्मीदवारी बिहार की जनता जिनको पसंद कर रहे हैं वो चेहरा रहेंगे और वही चेहरा मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं भी तो यही जानना चाह रहा कि बिहार की जनता किस चेहरे को पसंद कर रही है महागठबंधन की ओर से। बिहार की जनता सब पसंद कर रही है। किसे? और वो मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं, वो युवा चेहरा ही होगा। ठीक है, जेडीयू प्रवक्ता मनीष जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मनीष जी, गठबंधन, आपके गठबंधन की एनडीए की लगातार मीटिंगें चल रही हैं। अभी सीएम आवास पर एक मीटिंग हुई, उसके बाद कहा गया कि ये जो विभागीय कामकाज उसको लेकर मीटिंग हुई है। उसके अलावा भी कुछ मीटिंग में था। देखिए, सबसे पहले तो संतोष जी हम कहना चाहेंगे, एनडीए और महागठबंधन, एनडीए में सब कुछ स्पष्ट है। आपने देखा भी होगा कि पूरे बिहार में हम लोगों का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चला, कुछ जिला बाकी है और उस सम्मेलन का एक ही उद्देश्य है, 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसी मंत्र और इसी नारा के साथ हम लोग पूरे बिहार में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। लेकिन भाई तेजस्वी जी जो हमारे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, वो दिल्ली गए राहुल गांधी जी से मिलने, वहां पैर पकड़ने गए, गिड़गिड़ाने गए। लेकिन राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया कि आप बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व नहीं करेंगे। तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में बैठक करते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं सुनने। कांग्रेस के कार्यालय में बैठक हुई, निष्कर्ष सुनने। दीघा रिजॉर्ट में बैठक हुई, निष्कर्ष सुनने। लगातार वो बैठक कर रहे हैं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकल रहा है? एक बात कहना है, जैसे एनडीए में सब कुछ स्पष्ट है कि नेता नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे और फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन भाई तेजस्वी को कोई नेता मानने को भी तैयार नहीं है महागठबंधन में। एक लाइन केवल बोलना है, का अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया है। ईश्वर भगवान करे कि वही कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बन जाए, क्योंकि खड़गे जी भी कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष थे, तो क्या वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे? कौन है सर कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो अध्यक्ष बने हो, कभी मुख्यमंत्री या प्रधान, भगवान करे वो बन जाए। हम चाहते हैं कि वो बने, लेकिन जरा कोऑर्डिनेशन कमेटी इनका है कहां कोऑर्डिनेशन? 17 तारीख को तेजस्वी भाई कहते हैं, 17 अप्रैल को, कि अब से जो भी कार्यक्रम बिहार में होगा साझा कार्यक्रम होगा। लेकिन 20 तारीख को बक्सर में कांग्रेस का कार्यक्रम होता है, क्या उसमें कोई महागठबंधन के लोग शामिल थे? कुर्सियां केवल थी और व्यक्ति तो कोई थी नहीं, व्यक्ति तो कोई थे नहीं, केवल कांग्रेस के कुछ नेता मंच पर थे, जिसके कारण जिला अध्यक्ष पर कार्रवाई भी हो गई। अभी कल भी शायद मैंने देखा कि बिहार में राजद का कोई परिचर्चा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी कोई महागठबंधन के नेता नहीं है। कि कैसी कोऑर्डिनेशन है भाई कि कांग्रेस अलग कार्यक्रम कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल अलग कर रहे हैं, ये कौन कोऑर्डिनेशन है? ठीक है, दरअसल ये दबाव के लिए बैठकें हो रही है। तेजस्वी जी अपने कार्यकर्ताओं को झूठी दिलासा देने के लिए बैठक में जाते हैं। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि इस बार कांग्रेस लीड करेगी। कांग्रेस की अनिल, आपने देखा होगा भागलपुर के एमएलए ने भी स्पष्ट कह दिया है, अल्लाह बलू ने स्पष्ट कर दिया है, सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है कि नेता मैडम तय करेंगी, दिल्ली से तय होगा। तो राहुल गांधी जी दिल्ली में तेजस्वी जी को खाली हाथ लौटा दिया, तो यहां तो कुछ अब है नहीं। तो वो जाते हैं, केवल अपने राजद के कार्यकर्ता जो हताश हैं, निराश हैं, उनको झूठी दिलासा देने के लिए बैठक में शामिल होते हैं। ठीक है, कांग्रेस के जो मुख्य प्रवक्ता हैं राजेश राठौड़ जी, वो भी हमारे साथ चर्चा में है। राजेश जी, महागठबंधन की 3 बैठकें हो चुकी हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी बना दी गई है, तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं, लेकिन इस बात का कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है अभी तक कि चेहरा कौन होगा। संतोष जी, अगर इस बात पे बहस होती तो मैं पहले ही मना कर देता कि मैं डिबेट में नहीं जाना। मुझे बताया गया कि चुनाव की तैयारी होगी और इसका सवाल भी अब मुझे बड़ा अटपटा लगता है, जबकि मैंने और मेरे दल ने, मेरे गठबंधन ने स्पष्ट शब्दों में मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन का नियुक्ति हुआ, यानी कि चयन हुआ। बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को
इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन का चेयरमैन बनाया गया, सभी मामलों के, न केवल एक मामलों के, चाहे एक लाइन कैंपेनिंग में हो, उत्तर दीजिए, क्या तेजस्वी जी के नेतृत्व में मीडिया हो, महागठबंधन जनता सोशल के मीडिया बीच हो, में जाएंगे? मैनिफेस्टो हो, सभी चीजों में मनीष जी मैं सवाल पूछ उसमें लूंगा। सवाल भी आए, शायद मनीष इस जी, मैं बात सवाल पर पूछूंगा। चौथी बार डिबेट कर रहे हैं, मैं सुन लीजिए। जी बीच में चिल्लाने से जवाब नहीं होगा। उसके बाद उसमें स्पष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री पे सवाल भी आए, कह दिया गया कि हमारे अंदर की बात है। मैंने तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम आपस में बैठ के बात कर लेंगे मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, लेकिन चुनाव से पूर्व चुनाव के लिए जितनी कमिटियां हैं उस सब के लिए इंडिया गठबंधन का जो चेयरमैन बने हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी को, तेजस्वी यादव जी है एक। अब तैयारी की बात आप कर रहे हैं, भाजपा और जेडीयू तो हमेशा तैयारी करता है, हम लोग जब लगन होता है तभी शहनाई बजती है। अभी देखे हैं कि इनकी तैयारी है, 150 इनके इंचार्ज बने हैं, देश के 150 जिलों में रहेंगे, बिहार वासियों के लाएंगे, छठ के 2 दिन के बाद वोट का वोट दिलवाने के लिए आएंगे। ये कैसा बेवकूफ बना रहे हैं बिहार को भाई। बिहार के लोग छठ और दीपावली में हर बार आते हैं और ट्रेन में कोच के आते हैं, टिकट कंफर्म आप नहीं कराते हैं। अगर यही तैयारी कोरोना काल में हुआ होता तो करोड़ों लोग पैदल चल के दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से बिहार नहीं आया होता, उनकी जाने नहीं गई होती। ठगते हैं लोग, शर्म की। दूसरा कहते हैं कि अलग अलग मीटिंग हो रहा है, अलग अलग मीटिंग हो रहा है। कल लेना नीतीश कुमार जेडीयू के मंत्री को अलग बुलाए हैं और आज भाजपा के मंत्री को अलग बुलाए हैं। आप भी आज प्रवक्ताओं की बैठक अलग कर रहे हैं, क्यों नहीं भाजपा के साथ कर रहे हैं? शर्मी की सीमा है, थोड़ा शर्म कीजिए। आज आप जो मीटिंग कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता के साथ कर रहे हैं क्या? एक लाइन का भाजपा के प्रवक्ता के साथ आपकी मीटिंग है क्या? बेशर्मी की एक सीमा है भाई। अरे वो जनता को कोरोना काल में ले आए होते तो आज दिन नहीं देखना होता, वोट के लिए ले आएंगे। अरे छठ दिवाली में, होली में संपूर्ण बिहार वासी घर वापस आता है, उसमें आपको लाने की जरूरत नहीं है। अपने मेहनत और परिश्रम से लोग बाहर कमा रहा है, आप उस पैसे से टिकट कटा के आता है जो कन्फर्म आप नहीं कराते। राजेश जी, बेशर्मी की एक सीमा है, अलग अलग मीटिंग हो रहा है, आप आगे मीटिंग कर रहे हैं प्रवक्ता का, जेडीयू का। राजेश जी, कहाँ है भाजपा उसमें? मेरा सवाल तो सुन लीजिए। बोलिए। आपको कांग्रेस का सबसे स्मार्ट प्रवक्ता भी कहा जाता है, बगल मुख्य में चुप प्रवक्ता की कीजिएगा जगह। तो सुनेंगे। और उसी स्मार्टनेस का आपने परिचय भी दिया। सवाल को कैसे ट्विस्ट करते हैं और अपनी गुगली फेंकते हैं ये आपने दिखा दिया। आपकी तैयारियां आपकी क्या चल रही हैं वो ग्राफिक्स में चला रहे हैं हम। आपकी तैयारियां और आपसे बेहतर तरीके से जो आपने बताई है उससे बेहतर तरीके के विश्लेषण के साथ चला रहे हैं हम। मेरा सवाल यह था कि जब आप किसी गठबंधन में हैं, आप जब दूसरे गठबंधन से पूछते हैं कि आपका चेहरा कौन होगा, जब आपसे पलटकर सवाल पूछ लिया जाता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं। मैं कभी नहीं पूछता हूं, मैं कभी नहीं पूछा हूं उनका चेहरा कौन होगा। उनका खटारा चेहरा उनको मुबारक हो, मेरा चेहरा होगा। अपना नया चेहरा तो बता दो। चलो उनका खटारा चेहरा है, आप बताएं कि क्या मेरा चेहरा किसान होगा, मेरा चेहरा नौजवान होगा, मेरा चेहरा अग्निवीर होगा। इनका चेहरा खटारा हो सकता है, मेरा चेहरा बिहार के मुद्दा है। ठीक है, मेरा चेहरा बिहार के पराग जो कर रहा है वो है। मेरा चेहरा बिहार के नौजवान है, मेरा चेहरा बिहार के बेरोजगार है, ये मेरा चेहरा है। मैं इन मुद्दों पे जाऊंगा। खटारा चेहरा मुझे दो सवाल यहाँ पर उठाए हैं राजेश जी। खटारा चेहरा इनका, इनको मुबारक हो। चुनाव के समय में आपको 3 करोड़ जो प्रवासी बिहारी हैं उनकी याद आई। दूसरा ये कि अगर जेडीयू अपने प्रवक्ताओं को लेकर मीटिंग करती है, आप कहते हैं कि एनडीए का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चल रहा है, सारे एक साथ मिलकर अपनी योजनाएं रणनीति बना रहे हैं, लेकिन जब जेडीयू के प्रवक्ताओं को बुलाकर उन्हें मोबाइल के जरिए, टेक्नोलॉजी के जरिए जनता से संवाद साधने की तकनीक सिखाई जा रही है, उस समय बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता थे वो गायब थे। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं उन प्रवासी बिहारियों के बारे में जिनकी इनके शासन काल में ही उनका पलायन हुआ था, मजबूरी बस वो गए थे रोजगार ढूंढने के लिए। यहाँ उनका जीवन सुरक्षित नहीं था, बच्चों की पढ़ाई की नहीं थी, न कमाई की व्यवस्था थी, किसी प्रकार का जो है कोई व्यवस्था नहीं था। बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने रोजगार ढूंढने के लिए, अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए दूसरे प्रदेशों में उनके मजबूरी बस जाना पड़ा था, अपने सारे कुछ छोड़ करके। यहाँ सारे चीज जो है
इतने लंबे समय तक वो बाहर रहने के बाद उनको जो है से अब ये महसूस हुआ है कि हम बिहार में अब स्थितियां बदल चुकी है। बिहार में अब वो जंगल राज नहीं है, वो राजद का शासन काल नहीं है। अब बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, सुशासन है, किसी बात का भय और डर नहीं है, और जिनको जो रोजगार चाहिए वो रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे बिहारी भाई जो लंबे समय तक बाहर रह गए, वहां अपना रोजगार खड़ा कर लिया है, नौकरी में है, वहां अपना मकान बना लिए हैं, व्यवसाय है, तो उन सब चीजों को छोड़ करके वो नहीं आ सकते। लेकिन अभी हम लोगों ने बिहार दिवस के अवसर पर मार्च के महीने में 3 दिनों तक एक भारत श्रेष्ठ भारत का कार्यक्रम उनको जो है सीधे बिहार से कनेक्ट करने के लिए, बिहार की उनको यादों को ताजा करने के लिए, और बिहार जो हमारा इतना गौरवशाली अतीत रहा है उस बिहार के वो वासी है, इस बात का जो है उनको गर्व हो, ये महसूस कराने के लिए हम लोगों ने इस बात को कराने का काम किया है। उन लोगों ने इच्छा प्रकट किया लेकिन प्रेम कि मैं बिहार के प्रेम साथ जी ये भी तो बताइए कि जो बिहार के लोग दशकों पहले यहाँ से पलायन कर चुके, अगर आप उनको बसाने की नियत से नहीं बुला रहे हैं तो उनका तो वहां पर वोट भी नहीं होगा। बिहार में वो कैसे मतदाता हुए फिर बिहार के? वो जहां पर है वहां वो मतदान करते होंगे। चाहता हूं कि बिहार जाऊं, तो इसके लिए ये योजना बन रही है, तो इसके बाद इसके लिए उनको कष्ट हो रहा है। प्रेम रंजन, और हमारा तो साथ साथ कार्यक्रम चल रहा है एनडीए का। अभी हमने प्रेम रंजन जी मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। सभी जिलों के अंदर में करने का काम किया, नीचे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता उसमें शरीक हुए, भाग लिए और एकजुटता का प्रदर्शन किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम बिहार के चुनाव में जाएंगे। अब पूरी मजबूती के साथ एनडीए का जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताएंगे और एनडीए की सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अब मैं सवाल पूछ लूं, ले लिए प्रेम रंजन जी सवाल पूछ लूं, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ये बता देना, कोई चेहरा नहीं है इनके पास, राजद स्वयं। प्रेम रंजन जी मेरी आवाज मिल रही है? आप तक पहुंच रही मेरी आवाज? और कांग्रेस के लोग उनके नाम को जो है मोहर नहीं लगा रहे हैं, तो ये बता दे कि कौन सा चेहरा होगा। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ हाँ, मेरा सवाल यह था कि जो आप जैसा आपका दावा है कि दशकों पहले जो लोग बिहार छोड़ गए, वो 3 करोड़ लोग जो बिहार पहले दशकों पहले छोड़ गए, जहां रह रहे हैं वहां अपना घर बना चुके हैं, अपना व्यवसाय खड़ा कर चुके हैं, तो फिर वो बिहार के मतदाता तो नहीं रहे? अगर वो बिहार के मतदाता नहीं है तो फिर आप उनको बिहार में बुलाकर मतदान कैसे कराएंगे? संतोष जी, जो मतदाता नहीं है वो ब्रांड एम्बेसडर बनकर करके बिहार में आएंगे और बिहार में अपने सगे संबंधी, परिचित, रिलेशन के लोग, अपने गांव के लोग, अपने टोले मोहल्ले पड़ोसी के लोगों को वो इन्फ्लुएंस करेंगे कि एक बेहतर अच्छा शासन यहाँ चल सके। नीतीश कुमार के नेतृत्व में इतना बेहतर काम एनडीए की सरकार ने किया है, इसको जो है हम लोग मजबूरी बस यहाँ से बाहर गए थे और राजद की सरकार जो महागठबंधन की थी, राजेश जी आ रहा हूं आपके पास, मजबूर कर दिया था बाहर जाने के लिए। इसलिए जो है आप लोग कम से कम अब वो स्थिति में आने नहीं दीजिए। इस काम को करें। राजेश जी जवाब दीजिएगा। अगर बाहर रह रहे हैं, अगर मतदाता इस राज्य के बने हुए हैं तो वोट देने के लिए भी वो आएंगे। ये दोनों काम होगा। जो मतदाता नहीं है, एक मिनट राजेश जी की आवाज को चेक कीजिएगा। मेरी आवाज राजेश जी तक नहीं पहुंच रही है, उनकी शिकायत आई है। तब तक उत्पल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिएगा। उत्पल जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उत्पल जी मेरी आवाज मिल रही है आप तक? एक मिनट बिहार स्टूडियो की जरा आवाज को चेक कर लिया जाए। मनीष जी मेरा सवाल यह है कि प्रेम रंजन जी ने बताया कि जो मतदाता नहीं है वो ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर आएंगे, उसके लिए बजट कहां से लाएगी सरकार? देखिए संतोष जी, जिस बिहार को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बदला, बिहार से जो लोग पलायन कर गए थे, कौन लोग पलायन किए थे? उद्योगपति, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये लोग पलायन कर रहे थे। और किन कारणों से कर रहे थे? यहां डर का माहौल था, दिन दिहाड़े हत्या हो रही, अपहरण हो रहे थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पटना उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है बिहार में जंगल राज। और उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद जी के अपने साले
स्वयं सुभाष यादव जी ने कहा मीडिया से कि बिहार में अपहरण उद्योग मुख्यमंत्री आवास से संचालित होता था, हत्या लूट डकैती सब वहां संचालित होता था। लेकिन 2005 के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में कानून का राज कायम किया। आज आपने अभी देखा होगा, हाल में ही बिहार बिजनेस कनेक्ट हुआ, पूरे देश से उद्योगपति आए और लगभग 1,80,000 करोड़ का एमओयू साइन हुआ इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप देख रहे हैं, जो लोग बिहार से छोड़कर भाग रहे थे, आज देश के कोने कोने से लोग उद्योगपति बिहार में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। उसका कारण क्या है? बिहार में पहले तो कानून व्यवस्था चौपट, सड़क की कोई सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो सब चीज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में स्थापित किया। उसके बाद देश के कोने कोने से उद्योगपतियों को लग रहा है कि बिहार में राजेश जी, अब आवाज मिल रही है मेरी आप तक? लोग आ रहे हैं। हाँ, आवाज मिल रही है, आप सुन पा रहे हैं? उत्पल जी, आप तक आवाज जा रही है मेरी? हाँ जी, सुन पा रहा हूं। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहां तक मैं सुना लास्ट में प्रेम रंजन जी कह रहे थे, चेहरा की बात कर रहे थे जी, तो प्रदेश स्तर पे मनीष जी के पास भी जो चेहरा मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल से, जो राष्ट्रीय जनता दल के कैसे चेहरे थे वो हम चेहरा बना के रखे हैं, और प्रेम रंजन जी भी राष्ट्रीय जनता दल से गए हुए लोगों को चेहरा बना के रखे हुए हैं। जो हमारे यहाँ चेहरा बनने लायक नहीं थे, कभी न कभी बन पाए थे, वो इनके अभी तक चेहरा बने हुए हैं प्रदेश स्तर पे। और ये लोग चेहरा की बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करते हैं, एक परिवार के अलावा अपना कोई चेहरा नहीं है। नहीं, इनके पास कोई चेहरा नहीं है। रोहिणी जी, राबड़ी जी, लालू जी, अरे भाई, तो एक परिवार से चेहरा की बात करें तो हमारे यहाँ तो निकले हुए लोग वहां जाकर चेहरा बन रहे हैं। भाजपा में इतने दिन से जो लोग काम कर रहे थे और राष्ट्रीय उनमें से इनको चेहरा नहीं दिखा। यही तो नहीं, इतनी बड़ी पार्टी है और भाजपा में इतने दिनों से जो काम कर रहे थे उनमें इनको चेहरा नहीं दिखा। राष्ट्रीय जनता दल से जिनको भी ट्रेनिंग मिली वो उन्हीं को चेहरा मिला इनको, चाहे जदयू के लोग हो, चाहे भाजपा के लोग हो। अरे मनीष भाई प्रदेश, अरे भाई जी, मनीष भाई प्रदेश स्तर पे आपका चेहरा या फिर प्रेम रंजन जी प्रदेश स्तर पे जो चेहरा बना के रखे हैं वो यही के फैक्ट्री से गए हुए हैं, यही के फैक्ट्री से गए हुए चेहरा है। अभी ज्यादा चेहरा मत कीजिएगा, बहुत सारे चेहरा हैं। और आप तो मुख्यमंत्री के कॉल के साथ चिपके हुए हैं। आपका चेहरा तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का तो नहीं सकता। आवाज दबाव हो रही है, किसी की आवाज स्पष्ट नहीं आएगी टीवी पर। एक एक करके अपनी बात को रखिएगा, सभी की आवाज कम कर दी जाए। राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, राजेश जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा जल्दी। उसके बाद मनीष जी आता हूं। बिना भाव से कह रहे हैं, बिना संतोष जी, आदरणीय प्रेम रंजन पटेल जी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रेम भैया, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूं। प्रेम रंजन जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूं कि जरा बताइए। प्रेम रंजन पटेल जी, मैं आप ही की तारीफ कर रहा हूँ। और स्पीकर उनका बंद कीजिए तब तो बोलूं, कैसे बोलूं? प्रेम रंजन जी की आवाज को कम कर दें, राजेश जी बोले। तो वही प्रेम रंजन जी, रुकिए ना भाई, तो कोई चेहरा नहीं है, स्वच्छ छवि का राजेश जी बोलिएगा। जिसके ऊपर जो है लगा हो कि विकास। प्रेम रंजन पटेल जी के प्रति मैं आभार दिल से व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस बात को स्वीकारा कि 3 करोड़ लोग बाहर से आएंगे जो पलायन कर गए थे। यानी कि उन्होंने स्वीकार किया कि 3 करोड़ लोग पलायन कर चुके हैं। एक दूसरा, उन्होंने कहा कि ये 3 करोड़ 2005 से पहले जो पलायन किए हैं उनको ये बुला रहे हैं, 2005 वाले के नहीं। तीसरा, इन्हीं के महरूम नेता सुशील मोदी जी कोरोना काल में कहे थे कि जो प्रवासी आ चुके हैं अब कभी पलायन नहीं करेंगे, तो फिर कब पलायन किए? उनको रोजगार कहां मिला? तो यही एक सीधा सा सवाल है कि 3 करोड़ लोग पलायन किए हैं, इन्होंने स्वीकार किया जो इनके कार्यकाल का है या पहले के कार्यकाल का है, तो ये अपने कार्यकाल के लोगों को नहीं बुलाएंगे। अरे भाई साहब, इन्हीं को बुला लिए होते कोरोना काल में तो ये दिन देखना नहीं होता। किस तरह भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में लद के लोग आता है, ये सब जानता है। आप एक टिकट तक कंफर्म नहीं करा पाते हैं। आप वंदे भारत चलाते हैं, कभी संपूर्ण क्रांति जैसे, गरीब रथ जैसे, जनसाधारण जैसे कभी कोई ट्रेन चलाया है क्या?
हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में चढ़ेंगे, सब पैसा लेके लंदन भाग जाएंगे। थोड़ा समझिए, बिहार पे तरस कीजिए प्रेमचंद्र पटेल जी, मलाई मत खाइए, इस खटारा गाड़ी से उतरिए। 20 साल से बिहार को आप दोनों ने लूट के बर्बाद कर रखा। किस प्रकार से लाठियां आप चटकाए हैं आज शिक्षक अभ्यर्थियों पे, रोज पिटाई कर रहे हैं, सड़कों पे नौजवान बच्चे करा रहे हैं और बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है, ट्रबल इंजन बनकर आ गए हैं। कहाँ है रोजगार आपका, कहाँ है उद्योग आपका? आप लोग दोनों रिशु श्री का पैसा खा रहे हैं। इनके सरकार में एक रिशु श्री आ गया, रिशु श्री का इशू बहुत बड़ा है। पूरा सरकार रिशु श्री चला रहा है, पूरे सरकार के पैसा का इन्वेस्ट रिशु श्री कर रहा है। और रिशु श्री कहाँ है, उसको सरकार पहले खोजे। हो सकता है कि सरकार उसको लपाटा कर दे। यह सरकार निर्लज्जों का है। ठीक है मनीष जी, जवाब दीजिएगा। बंद किया, बेरोजगारी बढ़ाई। मनीष जी जवाब दीजिएगा। एक डेटा मेरे पास है, 1951 से 1961 के बीच बिहार में 4% आबादी ने पलायन किया था और 2001 से 2011 के बीच में 9% आबादी ने पलायन किया है। जवाब दीजिएगा। संतोष जी, मैंने आपको पहले भी बोला जी कि बिहार में आज सरकारी नौकरी हो, देश में सबसे ज्यादा 12 लाख। मैं चुनौती देता हूं राजद और कांग्रेस के प्रवक्ता को, देश के किन राज्यों में 5 साल में 12 लाख सरकारी नौकरी दिया गया, जरा मुझे बता दे। झारखंड हो, जहां भी कांग्रेस की सरकार है। अरे नौकरियां महीना में अरे उसे डाटा दे दीजिए, उसका नाम नंबर के साथ वेबसाइट में डाल दीजिए। झूठा आदमी, इसी झूठा पार्टी आपके नेता भाजपा का है क्या? अरे सुनने की क्षमता ध्यान रखिए ना। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, जिन 12 लाख लोगों को नौकरियां मिली है उनका नाम नंबर वेबसाइट में डालिए। नहीं डालिएगा क्योंकि यह झूठों की सरकार है, बड़े झूठा की सरकार है। आप हिम्मत है तो वेबसाइट में डालिए, नहीं डालिएगा आप डालिएगा मुख्यमंत्री के वेबसाइट में डाल दीजिए, बिहार सरकार के वेबसाइट में डालिए। नहीं डालिएगा, वेबसाइट पर फॉलो का नाम आएगा, दुनियाबाजों का नाम आएगा, भ्रष्टाचारियों का नाम आएगा। मैं कह रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, और शिक्षा में आपने नंबर 1 कर दिया, कुपोषण में आपने नंबर 1 कर दिया, गरीबी में आपने नंबर 1 कर दिया। थोड़ा समझिए, और डाटा मेरा नहीं है, ये डाटा भारत सरकार का है कि आपने बिहार को कैसे बर्बाद किया है। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, ये मेरा डाटा नहीं है, ये भारत सरकार का डाटा है। बिहार में सबसे कम उद्योग है, ये मेरा नहीं है, भारत सरकार का डाटा है। विदेशी इन्वेस्टमेंट बिहार में 1% भी नहीं है, जबकि देश भर में 16% है। अरे कुछ तो करिए, गाल बजाने से नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। मेरे पास एक और डेटा है। डेटा ये है कि 2021-22 में कोरोना के समय का जिक्र कर रहे थे राजेश राठौर जी। उस समय 40 लाख बिहार के लोग जो प्रवासी थे वो बिहार लौटे थे। तो फिर इसका श्रेय भी नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए। वो तो पैदल लौटे थे। आपने देखा था कि एक ज्योति जी से सवाल था, राजेश जी आपके पास आऊंगा। हरियाणा से नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, ये भी उत्पल भी जवाब देंगे। मैं कह रहा था, आप साक्षी हैं, चैनल साक्षी है, अमेरिका से भी ट्वीट हुआ कि सवारी न मिलने के कारण आरजेडी के प्रवक्ता को इसीलिए बुलाया कि हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर लाके खामोशी से ही बिठाना होता। अंत में उनके पिता का देहांत हो गया। आने में नीतीश कुमार का योगदान नहीं है, भगाने में नीतीश कुमार का योगदान है। उनकी सरकार में 40 लाख लोग आए थे। उत्पल जी जवाब दीजिएगा। बताइए ना भाई। जी संतोष जी, मुख्यमंत्री मनीष जी प्लीज, देखिए मनीष जी प्लीज अपने टर्न पर बोलिएगा। सुना जाए, बोलिए उत्पल जी। देखिए, देश में संघीय ढांचा है और केंद्र सरकार और राज्य की सरकार, दोनों सरकार है। और अगर यहां लोग कोरोना में बिहार से आए तो कहीं से चले भी थे, तो जहां से चले और जहां पहुंचे वो दोनों सरकार की भूमिका आप देख लीजिए। ये जो साइकिल से, जैसे कि अभी प्रवक्ता महोदय बोले और सब लोगों को मालूम है, साइकिल से पैदल रेल लाइन पकड़ के जो लोग आए पैदल, तो कहीं से चले भी थे, उनकी भी भूमिका देख लीजिए। वो भी भारत के ही किसी राज्य से चले थे। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार की क्या भूमिका रही उस समय, जो लोगों को पैदल आना पड़ा।
और राज्य सरकार की क्या भूमिका रही जो अपने लोगों को ऐसे आपदा के समय में बुला नहीं सके और अफसर बना करके भुना रहे हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिए, संतोष दोनों सरकार इसमें दोषी है और इसका बदला बिहार की जनता लेगी। प्रेम रंजन जी जवाब दीजिएगा। भाई जहां जहां कांग्रेस की शासन थी, जहां जहां महागठबंधन की सरकार थी, उन सरकारों ने जैसे बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया था, अत्याचार किया था, बसों में भर भर करके और बॉर्डर से अपने राज्य के बाहर जो है उनको ले जाकर अरे भाई दिल्ली से पटना आने में कहीं कोई कांग्रेस की सरकार के लोगों को नहीं मिली थी। हरियाणा से पटना आने में कहीं कोई कांग्रेस की सरकार नहीं मिली थी। क्या पटेल जी इस पर की बात कर रहे हैं? जिम्मेवारी के साथ बात कीजिए ना, जिम्मेवारी के साथ बात कीजिए ना। गुड़गांव और दिल्ली से आने में कौन कांग्रेस की सरकार का आपने रोक दिया? शर्म कीजिए, कम से कम शर्म कीजिए। टीवी पे बात कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है बक रहे हैं। मनीष जी बताइए इनको कि दिल्ली और हरियाणा गुड़गांव से आने में कांग्रेस की सरकार का, अरे बताइए इनको, जोगी जी मोर्चा बांध करके वहां क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे जोगी जी, ऑक्सीजन तक नहीं दे पा रहे थे जोगी जी। अरे पटेल जी को समझाइए ये बात। पटेल जी अरे उनको अपने पटेल जी राज्य बोल रहा है, पटेल जी झूठी ही बोल रहा है। तो मनीष भाई मेरे बढ़िया झूठ किसके साथ मिलकर झूठ बोलते हैं। अरे कम से कम मनीष भाई से झूठ बोलना सीख लीजिए आप। अरे झूठ ही बोल रहा है पटेल जी, पटेल जी झूठ ही बोल रहा है। तो मनीष भाई इस बात मनीष जी जवाब दे रहे हैं। मनीष जी जवाब दे रहे हैं। मनीष जी से सीख लीजिए, इस बात हमसे झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठ बोलिएगा जनता के सामने, ऐसे झूठ कीजिए। ट्रेनिंग ले लीजिए, थोड़ा सा ट्रेनिंग ले चुके हैं मनीष जी, ट्रेन हो गए झूठ बोलने में। उम्र कम है मनीष जी का, उम्र वाले कम है लेकिन झूठ बोलने में ट्रेंड है। उनसे आप ट्रेनिंग ले लीजिए, पूरी व्यवस्थाओं को अपने आप ट्रेनिंग ले लीजिए पटेल जी, उसके बाद बोलिए। चीजों को देखने का काम कर रहे थे, लेकिन ये लोग कांग्रेस के लोग केवल सरकार प्रेम रंजन जी आवाज पहुंच रही मेरी अब तक? रुपया निकालने का काम, उन्हें बिहार लाने का प्रबंध किया। अभी दो आदमी झूठ बोलेंगे जी नीतीश कुमार जी ने किया एक साथ में। जो लोग दिल्ली की सरकार में थे कैसे बिहारियों के साथ दुर्व्यवहार। ना मैं मनीष भाई को सुन पा रहा हूँ, पटेल जी को सुन पा रहा हूँ। मनीष जी बोल रहे हैं, मनीष जी बोल रहे हैं। अपने मेहनत से बिहार और देश में काम करते हैं। कुछ समझ नहीं आया मनीष जी, प्रेम रंजन जी दोनों ने जो बात रखी कोई कुछ समझ नहीं आया। संतोष जी, नीतीश जी का बात समझ में नहीं आता तो इनका बात क्या समझ में आएगा? नीतीश जी का बात समझ में आता है? हाँ आ रही है, बोलिएगा। संतोष जी मैं कह रहा था कोरोना के समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से बिहारियों को भगाया जा रहा, हमारे नेता आदरणीय नीतीश लाया कौन महाराज? कहाँ के लाया कौन? आप दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन थे? दिल्ली में प्रधानमंत्री कौन थे? उन्हें बिहार लाने दिल्ली का में प्रधानमंत्री कौन थे? उन्हें आर्थिक सहयोग दिया। उनके कहाँ किए? तो पैदल क्यों आए? थोड़ा बेशर्मी से बाहर निकलिए महाराज। इस्लामाबाद में क्या? अरे दिल्ली में किसके साथ, किसके गठबंधन की सरकार चल रही थी? तो केंद्र सरकार ने नरेंद्र मोदी खाली फोटो चिपकाएंगे? नरेंद्र मोदी जी टीका पे फोटो चिपकाने के लिए थे। अभी का पैसा और राज्य सारे भारत के लोगों का वेतन का पैसा रख लिए थे जी। राज्य सरकार ने व्यवस्था क्यों नहीं की? ये सवाल अभी आपने पूछा था। इतने कम समय में इजाद करके बनाने का और मुफ्त में सभी सवाल राज्य सरकार में भी यही लोग थे, केंद्र सरकार में भी यही लोग थे, रास्ते में भी यूपी सरकार में यही लोग थे, मोदी जी के यही लोग थे, सब जगह यही लोग राजेश जी ने और उत्पल जी अभी गाल बजा रहे हैं था। उनकी रक्षा करने का नरेंद्र अपने सवालों के चक्रव्यूह में आप फंस गए तो आप दूसरों पर फेंकने लगे। पूरे देश के लोग नहीं क्या संतोष जी क्या बोल रहे हैं आप? संघीय ढांचा के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकारें होती है। केंद्र सरकार किसके लिए है? क्या केंद्र सरकार बिहार के लिए नहीं है, यूपी के लिए नहीं, हरियाणा के लिए नहीं है, पंजाब के लिए नहीं है? केंद्र सरकार अभी कोई बजट पास कर देगी बिहार के लिए तो भूमिका नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी सहयोगी चीख के चिल्लाने लगे कि ये बिहार की सरकार है। नहीं केंद्र सरकार बजट याद देना आपको, पैसा लेकर के बजट याद दिलाओ उत्पल जी आपको। पूरे देश के जो सरकारी कर्मी हैं उनके पैसे लेकर के पीएम केयर फंड में रखने के लिए केंद्र सरकार होती है। याद दिलाऊं मैं, अभी जो बजट पास हुआ था उसके बाद बिहार के लिए कुछ घोषणाएं कर दी थी उस बजट में, तो उसके बाद क्या क्या हुआ था देश भर में, क्या क्या बयान आए, पढ़कर सुनाऊं मैं?
अरे भाई हाँ, केंद्र ये सब नहीं, संतोष जी, नहीं, धमकी संतोष जी, संतोष जी, राजेश जी के बात दे रहे हैं। राजेश जी के बात दे रहे हैं। नहीं, आप सुना दीजिए ना, मनीष जी तो झूठ बोलते हैं, आप सच बोलेंगे, उम्मीद है आप सच बोलेंगे, राजेश जी, आप सुना दीजिए। संतोष जी, प्रेम रंजन जी की आवाज को कम कर दे। राजेश जी, बिहार को पीछे रखा हो, बिहार को मरहूम योजना 2024-25 में कितना पैसा बिहार को मिला था केंद्र सरकार और 2025-26 में कितना पैसा मिला, ये आपके कंप्यूटर पे है, बता दीजिए। लोगों को भारी कष्ट मात्र 10 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला था तब, जबकि राज्य के 11 रेल परियोजना नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लंबित है, जिसको 1,000 रुपया लेकर जीवित रखा गया था। उस योजनाओं में 100 करोड़ रुपया भेज दिया गया। सवाल ये 2024-25 के बजाय कम पैसा है। मध्य प्रदेश में बैठ के विरोध किसने किया था? सवाल ये था। ठीक है, समय की कमी है, सभी प्रवक्ताओं से बिहार के वासी हो, मैं ये कहूंगा कि कोरोना काल में बिहार के लोग सड़कों पे छोड़ दिया। राजेश जी, 30 सेकंड आपके पास। मैं तो बिना भाव से कहा हूं, अपनी योजनाओं के बारे में मैं वही संतोष जी कह रहा हूं जी, जिस पर अपनी जो व्यवस्थाएं चल रही है इस समय, नरेंद्र मोदी जो तैयारियां चल रही है उस पर बोलिएगा। देखिए, मैंने क्या कहा कि हर दल अपने तरीके से बेहतर तैयारी चुनाव प्रबंध में करता है, लेकिन सबसे बड़ी तैयारी जनता की होती है कि जनता गुण और दोष के आधार पे वोट करता है। इस बार जो वोटिंग होगा वो बेरोजगारी पे होगा, पलायन पे होगा, करप्शन पे होगा, भ्रष्टाचार पे होगा, लूट, हत्या, बलात्कार और नीतीश कुमार के पलटू राम। ठीक है, एक बार जनता वोट देती है, ये 3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, 3 बार वोट को बदलते हैं, इसलिए नकारा मुख्यमंत्री को जनता नकारेगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने जनता के वोट को बार बार अपमान किया है। करोड़ बिहार का बजट है, 6700 रुपये प्रति व्यक्ति आय था बिहार का। आज लगभग 67,000 रुपये बिहार का प्रति व्यक्ति आय है। और बिहार हत्या, लूट, अपहरण के लिए जाना जाता था। हमने लड़कियों को साइकिल दिया, हमने लड़कियों को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% पंचायत में आरक्षण दिया, अति पिछड़ा को आरक्षण दिया, सड़कें बनाई, बिजली अब हमने घर घर, हमने लालू जी के गांव में बिजली पहुंचाई, हमने लालू जी के गांव में सड़कें बनाई, हमने लालू जी के गांव में नल का जल पहुंचाया। हम काम के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और काम का तुलना होगा। उत्पल जी, 90 से 5 आखिरी 30 सेकंड बताइए, और 5 से अब तक का हम काम का डाटा हम देंगे। उत्पल जी, देखिए जो आप कह रहे हैं, तो यही लोग कह रहे थे, जब हमारे नेता कह रहे थे कि बिहार के नौजवान नौकरी के लिए तरस रहे, उनको नौकरी दिया जाए, तो यही लोग कह रहे थे कि पैसा कहां से लाओगे। ये ऐसा आप शब्द बोल रहे थे कि पैसा जेल से लाओगे, पैसा घर से लाओगे। वित्त मंत्री, लंबे समय तक वित्त मंत्री रहे विजेंद्र बाबू भी ये बात बोले थे। मैं विजेंद्र बाबू के लिए आदर का भाव रखता हूं, लेकिन वो भी सदन में बोले थे, मुख्यमंत्री सदन में बोले थे, लेकिन इनको फिर यूटर्न लेना पड़ा रोजगार के मामले में, जातीय जनगणना के मामले में इनके सहयोगी सहित इनको यूटर्न लेना पड़ा। और तमाम बिहार के जितने भी योजनाएं हैं उसके जो हम लोगों के यूटर्न लेना पड़ा। और उतनी नहीं, एक बात और मैं बोलता हूं संतोष जी, जितनी बार सरकारें पलटी है तो जो मैनिफेस्टो लागू हुआ था, तो ये लोग बताएं कि कौन सा मैनिफेस्टो लेकर के ये लोग चुनाव में आते थे और कौन सा मैनिफेस्टो लागू करते थे। क्योंकि सरकार में मैनिफेस्टो बनाती थी कोई और सत्ता चलाता है कोई, ये पिछले 2 दशक से यही हो रहा है। तो इनसे ये पूछिए कि मैनिफेस्टो जो है उसके अनुसार में सरकार ये लोग चलाते भी है कि नहीं चलाते हैं। हमेशा हमारे एजेंडा पे यूटर्न मांगने वाले लोग, जब पहले हम लोग बोलते हैं चाहे वो जीएसटी का मामला जी, आपका समय खत्म हो चुका है। प्रेम रंजन जी, अपनी बात को रखिएगा जल्दी से, 30 सेकंड में। करने वाले लोग हैं, और बाद में ये लोग फिर यूटर्न मारते हैं हमारे एजेंडा पे। केंद्र तो ये क्या और बता राज्य रहे की हैं सरकार और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में विकास की अपनी ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। बिहार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, जितना चाहिए। समय की कमी है, डिबेट पे नहीं रुकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस इस बात पर हो रही थी कि बिहार में चुनाव है और सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन किसकी तैयारी सब पर भारी। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी जया के साथ।